हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। डॉक्टर तीजन बाई, उनका संबंध किस प्रसिद्ध लोक कला शैली से था जिनका निधन 4 जुलाई 2026 को हो गया? आंसर क्या होगा? पंडवानी गायन। ये छत्तीसगढ़ की लोक कला शैली है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। पंडवानी लोक गायिका डॉक्टर तीजन बाई का 4 जुलाई 2026 को निधन हो गया, तो उन्हें किस नागरिक सम्मान से नवाजा जा चुका था? आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी इन सभी से नवाजा गया था। पद्म विभूषण मिला था 2019 में, पद्म भूषण मिला था 2003 में, और पद्मश्री मिला था 1988 में, 1988 में। तीजन बाई एक खास बात है कि छत्तीसगढ़ की एकमात्र ऐसी विभूति थी, ऐसी पर्सनालिटी थी जिन्हें भारत के तीनों जो प्रमुख पद्म पुरस्कार है, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, वो प्राप्त हुए थे। अब यहाँ पर सवाल होगा आपकी एग्जामिनेशन के लिए कि पंडवानी कला क्या है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो देखिए, ये छत्तीसगढ़ की अनूठी लोक गायन शैली है जिसमें वाद्य यंत्र जैसे तंबूरा और करताल, उसके साथ साथ महाभारत की जो कथाएं हैं उसका संगीतमय यानी म्यूजिकल वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो ये है पांडवानी कला। और ये दो तरह की होती है एक्चुअल में, जो देख भी रहे हैं। कपालिक शैली होती है, और कपालिक शैली को ही तीजन बाई ने जो है ना वो पूरा किया था, और उसी के लिए वो विख्यात कलाकार थी। इस शैली में कलाकार बैठकर नहीं बल्कि मंच पर खड़े होकर नाचते हुए, गदा के रूप में तंबूरा पकड़े, भीम जैसे विभिन्न जो पात्र हैं उसका सजीव वो एक्टिंग करते हैं। और दूसरा जो होता है ना, वेदमती शैली होता है इसी का। इसमें कलाकार खड़े नहीं रहते हैं, बिल्कुल बैठकर चुपचाप कथा गाता है। और इसके जैसे झाटू राम दिवांगन, वो इसके प्रमुख कलाकार रहे हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आपातकालीन मंजूरी प्राप्त इबोला के बुंडी बुग्यो स्ट्रेन, उसका RT-PCR टेस्ट के लिए मरीज से किस तत्व का सैंपल लिया जाता है? आंसर क्या होगा? ब्लड यानी रक्त। तो देखिए, ये इबोला जो है ना वो खास तौर पे कहाँ फैला हुआ है? और ये अफ्रीका में फैला हुआ है, और अफ्रीका में भी खास तौर पर जो DRC कांगो है ना वहां पर फैला हुआ है। तो और वहां पर ही इसका जो स्ट्रेन है इबोला का, वो है बुंडी बुगियो स्ट्रेन है। तो आप देखिए कि इबोला के लिए मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि RT-PCR टेस्ट किट को WHO की ओर से आधिकारिक आपातकालीन इमरजेंसी की मंजूरी मिली है। और इस टेस्ट को मॉलिकुलर टेस्ट भी कहा जाता है। आमतौर पर RT-PCR टेस्ट जो है ना वो कोविड-19 के दौरान भी खूब यूज हुआ है, लेकिन इस बीमारी के लिए पहली बार WHO ने मंजूरी दी है। ठीक है, तो इससे होगा ये कि DRC कॉन्गो यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इस बीमारी के इलाज के लिए मतलब मानव ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। और अब दुनिया भर में बिना किसी लंबी कानूनी या रेगुलेटरी प्रोसेस के टेस्ट किट को सीधे खरीद कर इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो इससे क्या होगा, इस टेस्ट से कि मतलब कई महीनों का जो वक्त लगता था टेस्ट होने में, क्योंकि लंबी लाइनें होती थी और बहुत मतलब आधुनिक अत्याधुनिक लैब में यही टेस्ट हो पाते थे, तो अब सामान्य तौर पर इस टेस्ट की मतलब ये टेस्ट हो सकेगा। और इसमें खास बात यह है ना कि खून के जरिए टेस्ट होगा। मतलब RT-PCR टेस्ट होता है ना वो कई तरीके से होते हैं। इतना डिटेल क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, इसलिए मैं ये सब बातें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये थोड़ा सा और विस्तार लेते हैं। बुंडी बुगियो जो वायरस है वो इबोला का एक दुर्लभ और घातक स्ट्रेन है, घातक प्रकार है। और मनुष्यों में ये मतलब इबोला का एक वजह बन रहा है, और ये DRC कॉन्गो में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में विश्व नंबर 1 की रैंक जुलाई 2026 में हासिल करने वाले पहले भारतीय पैरालंपियन कौन है? आंसर क्या होगा इसका? होकाटो होतो झे सेमा। तो ये नागालैंड के प्रमुख पैरा एथलीट हैं और भारतीय सेना के 9 असम रेजिमेंट में सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं। तो वर्ल्ड जो रैंकिंग है 2 जुलाई को जारी हुई, उसमें विश्व पैरा एथलेटिक्स रैंकिंग में पुरुषों के शॉटपुट
F57 जो कैटेगरी है उसमें वर्ल्ड नंबर 1 एथलीट बन चुके हैं वो। और उन्होंने, अगर हम पिछले इनके बारे में जाने तो 2024 पैरालंपिक खेलों में व्यक्तिगत में कांस्य पदक जीत चुके हैं वो। और उनके पर्सनल बारे में बात करें तो वो अति विशिष्ट सेवा पदक यानी AVSM प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरालंपियन हैं। उन्हें खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति के द्वारा अर्जुन पुरस्कार 2024-25 में मिल चुका है। 2002 में एक आतंकवाद विरोधी सैन्य अभियान के दौरान लैंडमाइन विस्फोट हुआ था, उसकी वजह से उन्होंने अपना बायां पैर खो दिया था और 32 वर्ष की आयु में उन्होंने फिर शॉटपुट खेलना शुरू किया था। तो शॉटपुट का ये F57 कैटेगरी है। ये स्पेशल कैटेगरी होता है पैरा एथलीट के लिए, यानी जो दिव्यांग है उनके लिए, और ये जिनके निचले अंग में विकलांगता या कमजोरी होती है, जो व्हील चेयर या फिक्स स्टूल पर बैठकर प्रतिस्पर्धा करते हैं, उनके लिए ये कैटेगरी है F57। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा यानी ऑफशोर एयरपोर्ट किस राज्य में बनाया जा रहा है? आंसर का महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पश्चिमी तट पर भारत के पहले ऑफशोर एयरपोर्ट के लिए DPR तैयार करने का आदेश दिया है। और ये प्रस्तावित जो जगह है ना, वो पालघर जिले के कोड़े के बीच में स्थित है। और एयरपोर्ट में 2 समानांतर रनवे बनाए जाने की योजना है। और डिजाइन इस तरह से होगा कि हर साल 9 करोड़ यात्री और 9 करोड़ मेट्रिक टन कार्गो वो आ जा सकेंगे। और इससे जो उत्तान विरार समुद्री मार्ग है, मुंबई मतलब इसको कनेक्ट किया जाएगा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन के साथ, वडोदरा मुंबई जो एक्सप्रेस वे है उसके साथ। निर्माण कार्य उम्मीद है कि 2026 में शुरू होगा और मतलब ये पूरी तरह से बन जाएगा और वहाँ पर विमान उड़ने लगेंगे 2030 की शुरुआत तक, 30 के दशक में। अब ये अपतटीय यानी ऑफशोर हवाई अड्डा होता क्या है? ऐसा हवाई अड्डा जो मुख्य रूप से जो जमीन है ना उससे दूर समुद्र के भीतर कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियल रूप से जो बनाई गई जमीन है, लैंड है, या फिर तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता है। ऐसे हवाई अड्डे का निर्माण जो है ना वो जमीन की जहाँ कमी हो गई या शहरी भीड़ है या शोर प्रदूषण जैसी समस्या है उसको कम करने के लिए किया जाता है। जैसे हांगकांग का जो हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जापान का किनसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो ऑफशोर एयरपोर्ट के तौर पर प्रमुख उसका उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं और ये इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन देख लीजिए। बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज वास्तव में किस प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार का नाम है? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर का होगा अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यानी इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो देखिए अगले साल से यानी 2027 से इसका नाम अब यानी इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम अब बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज होगा। नाम बदलने का कारण क्या है? देखिए 10 साल की स्पॉन्सरशिप मिली है। बुकर प्राइज फाउंडेशन ने बुकमैन फिलैंथ्रोपिच उसके साथ एक 10 वर्ष का स्पॉन्सरशिप समझौता किया है और ये पुरस्कार में फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। इससे क्या हुआ है, उसको फंड मिल गया है तो अब पुरस्कार की जो राशि है वो दोगुनी कर दी गई है। मतलब 50,000 पाउंड से सीधे 1 लाख पाउंड कर दिया गया है और ये मूल राशि लेखक और अंग्रेजी अनुवादक दोनों के बीच में 50-50% पर बांटी जाएगी। अब ये जो नाम रखा गया है बुकमैन, ये क्या है? बुकमैन उसका पूरा जो है वो जो कंपनी है बुकमैन फिलैंथ्रोपीज, ये दुनिया की टॉप मोबाइल गेमिंग कंपनी में से एक है। फ्लोरिक्स उसके सह संस्थापक और ब्रिटिश रूसी अरबपति भाई हैं दिमित्र मुखबैन और इगोर मुखबैन, तो उसके द्वारा ये संचालित एक फाउंडेशन है, चैरिटेबल फाउंडेशन, और इसी के द्वारा ये दिया गया। अगर पुरस्कार के बारे में बात करें तो देखिए बुकर पुरस्कार होता है और एक होता है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार उसकी शुरुआत हुई थी 1969 में और केवल अंग्रेजी में ही दिया जाता है, अंग्रेजी के उपन्यासों को, जैसे अरुंधति रॉय को जो मिला था ना द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। जबकि जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में और ये कोई भी ट्रांसलेटेड जो साहित्य है उसके बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। मतलब कि किसी भी भाषा में हो लेकिन उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया हो। जैसे भारत की जो गीतांजलि श्री है ना, उनको मिला था हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए
और उसका अंग्रेजी अनुवाद था टॉम्ब ऑफ सैंड, 2022 में मिला था ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज को ये नए नाम से जाना जाएगा, बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एआई फॉर गुड ग्लोबल कमीशन यानी आयोग, तो उसके 44 संस्थापक सदस्यों में किन भारतीय उद्योगपतियों को शामिल किया गया है? आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों, यानी मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल और लक्ष्मी विलास मित्तल। ये जो आयोग है, ये कमीशन है, मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र की जो विशेष एजेंसी है, ये इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, तो उसी ने दो अन्य जो वैश्विक लीडर्स हैं उसके साथ साझेदारी करके बनाया है। ठीक है, तो आईटीयू के जो महासचिव हैं डोरीन बोगदान मार्टिन, वो उन्होंने आधिकारिक रूप से शुरू किया है। और रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे, तो वो सह अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये कमीशन की जो यानी आयोग की जो आधिकारिक बैठक हुई जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई है, और एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2026 उसी के दौरान उद्देश्य ये है कि दुनिया भर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक है वो लोगों का भरोसा उस पर बढ़ाना है और सभी देशों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके, जो दुनिया भर में ग्लोबल जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए व्यवहारिक नीतियां तैयार हो सके, इसके लिए ये बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? वो हैं वैभव सूर्यवंशी। ओके, तो 15 साल 99 दिन की उम्र में पहला इंटरनेशनल मैच खेलकर उन्होंने सचिन तेंदुलकर और शेफाली वर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। T20 में इंडिया इंग्लैंड मैच में उन्होंने डेब्यू किया। मैनचेस्टर में 4 जुलाई को टीम के उप कप्तान तिलक वर्मा ने वैभव को डेब्यू कैप दी। और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को अगर हम देखेंगे तो 16 साल 205 दिन की उम्र में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था 1989 में, जबकि वैभव सूर्यवंशी 15 साल 99 दिन की उम्र में ही उन्होंने कर लिया है। ठीक है, और शेफाली वर्मा जो थी वो 15 साल और 239 डेज उस उम्र में उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया था। तो इन सब का भी रिकॉर्ड टूट चुका है। और वैभव जो सूर्यवंशी जो है ना, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले भारत के पहले और दुनिया के चौथे सबसे युवा खिलाड़ी बन चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र के सब करथौन, ये छमड़ा कहेंगे, उसको जीआई टैग मिला है? तो स्पीति। 1 जुलाई को हिमाचल के स्पीति के ये जो छड़मा है यानी सीबक थॉर्न, उसको उस समेत 8 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। तो इसी के बाद हिमाचल प्रदेश में जो है ना वो जीआई टैग उत्पाद जो है ना वो 17 हो गए हैं। ठीक है, तो ये ऊंचाई पर उगने वाला है, ये औषधीय झाड़ी होता है, झाड़ी है एक तरह से। इसमें इसके फल में विटामिन सी, ओमेगा फैटी एसिड ये सब होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट सब भरपूर होता है। नारंगी रंग का फल होता है, संजीवनी बूटी भी इसको कभी कभी कहते हैं पहाड़ पर लोग, हिमाचल प्रदेश के लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र की सलोनी सफेद मक्का को, किस क्षेत्र के, तो उसको जीआई टैग मिला है? तो चंबा। ठीक है, तो ये सलोनी सफेद मक्का होता है वहां पर, चंबा जिले की सालोनी तहसील में उगाई जाती है ये। ठीक है, और पौष्टिक फसल के तौर पर इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र की चंबा धातु कला यानी चंबा मेटल क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा चंबा ही, नाम ही से ही समझ रहे हैं आप। तो चंबा जिले की विश्व प्रसिद्ध प्राचीन हस्तशिल्प परंपरा है, इसी को ये दिया गया है। 10वीं सदी से लगातार ये चली आ रही है। मोम से मूर्ति बनाई जाती है, फिर मिट्टी से धातु गर्म किया जाता है, मोम पिघल जाता है, मतलब खाली जगह में पिघली हुई धातु को भर दिया जाता है, इस तरीके से है ये। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सिरमौरी लोहिया को जीआई टैग दिया गया? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले और विशेषकर गिरिपार जो क्षेत्र है ना, वहाँ की प्रसिद्ध और पारंपरिक हाथ से बुनी जाने वाली ऊनी पोशाक या चोगा है। तो बर्फबारी के दौरान ठंड से बचने के लिए स्थानीय लोग का ये भरोसेमंद गर्म परिधान है।
ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की किन्नौर टोपी को जीआई टैग मिला है? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ये किन्नौर टोपी है। किन्नौर जिले की एक पारंपरिक और प्रतिष्ठित टोपी मानी जाती है। गर्म होती है, गर्म ऊन बुनाई होती है, मखमली किनारे के लिए जाना जाता है इसको। और ये भेड़ के ऊन से हाथों से बनाई जाती है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र की तेवू वाड़ी में को जीआई टैग दिया गया? आंसर होगा मंडी। तो मंडी जिले का एक पारंपरिक और बेहद लोकप्रिय व्यंजन है, तो इसी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की किन्नौरी सेब को जीआई टैग मिला है? नाम से ही पता चल गया होगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये प्रीमियम सेब कहा जाता है, प्राकृतिक मिठास होती है, लंबे समय तक टिकता है और शानदार कुरकुरेपन के लिए ये सेब को जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की किन्नौरी आभूषण को जीआई टैग मिला है? हिमाचल प्रदेश। ये वहाँ की जो किन्नौरी जनजाति है ना, उसकी पहचान है ये। चांदी, तांबे, फिरोजा पत्थर, इन सबसे आभूषण बनाए जाते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के जलभरा संदेश मिठाई को जे टैग दिया गया है? तो पश्चिम बंगाल। संदेश मतलब कि पश्चिम बंगाल, तो समझ लीजिए। तो पश्चिम बंगाल का जो हुगली जिला है, उसके चंदन नगर उसकी प्रसिद्ध मिठाई है। इस मिठाई के अंदर सुगंधित चाशनी भरी होती है। मुंह में रखते ही इस मिठाई को चाशनी बाहर छलकती नहीं है, बल्कि स्वाद में एक तरह से घुल जाती है। तो शानदार बताइए। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल के किस जिले की प्रसिद्ध पारंपरिक मिठाई जनाई का मनोहरा, इसको जीआई टैग दिया गया है? हुगली। हुगली के चीनी की परत वाली बाहरी परत होती है और नरम पनीर यानी छेना का ये उसकी भराई के लिए मशहूर है ये। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के बालागढ़ जिले की पारंपरिक नौका निर्माण विरासत को जीआई टैग मिला है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है बालागढ़। 600 साल पुरानी नाव निर्माण कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ये। ठीक है, और ये कला जो है ना, इसका उल्लेख मुगल इतिहासकार अबुल फजल उसकी रचनाओं और 13वीं से 18वीं सदी के भक्ति साहित्य उसमें भी मिलता है। ये नावें चम्मच के आकार की होती हैं। इसे बनाने में पारंपरिक जोड़ बाधा यानी लकड़ी को जोड़ने की जो विधि है उसका उपयोग किया जाता है, और कील की बजाय लकड़ी के ही जोड़े का इस्तेमाल होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जुलाई के पहले शनिवार को। ठीक है, और 2026 की जो थीम है वो क्या है? शांतिपूर्ण दुनिया के लिए सहकारी समितियां। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जुलाई को मनाया जाता है। उद्देश्य ये प्लास्टिक मुक्त मतलब प्रदूषण मुक्त पर्यावरण रहे हमारा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 7 जुलाई को। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।